अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल पे बायोलॉजी के बाबा पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर का लेक्चर अपलोड किया जा रहा है और उसमें ही रिकॉर्डिंग चल रही है। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लास्ट लेक्चर को, जो कि लेक्चर नंबर 1 था। चैप्टर जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था। केमिकल काइनेटिक्स का हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 आज हम रिकॉर्ड होगा और उसके ऊपर बात करेंगे। आज जो हमें बातें करनी है वो पढ़ेंगे हम के यूनिट्स पढ़ेंगे। मैंने बोला था यूनिट्स पे, मैंने आपसे कहा था कि हम यूनिट्स पे पक्का करेंगे। सही है। और यूनिट्स निकालने से पहले हम कुछ और सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मालूमात हो जाती हैं तो आपको यूनिट निकालने में कोई भी मसला नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपने पक्का होना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत ही आसान है भाई। आपको मालूम है तभी मैं इसको जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। मैं यहाँ पे स्लो नहीं रखूंगा अपने आप को, ताकि बातें रिपीटली होंगी यहाँ पे कुछ। आपको मालूम है रेट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कोई भी रिएक्टेंट के। यानी यहाँ पे ए है, सपोज करें एक रिएक्टेंट, और जो है उसके ऊपर जो भी यहाँ पे एक्स लगा हो वो मोल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो सपोज कर लें कि आपके पास एक रिएक्शन है। ये तो मैंने एक सपोज करवाया। तो आपको एक रिएक्शन है जो कि ए प्लस बी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। और प्रोडक्ट निकलेगा। हमने बोला हम इसमें प्रोडक्ट को नहीं देखते सिंपल वे में। तो आपने बोला आर बराबर होगा हमारे ए के। फिर इसी तरीके से आर बराबर होगा बी के। हमने बोला यहाँ मोल्स 1 है। कैसे पता चला 1 है? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं लगी हुई, मोल्स 1 हो गए। जब अब क्या करना है, जो भी ऊपर पावर लगी हुई हो पावर को हमने प्लस करना होता है। अगर यहाँ पे पावर 1 थी तो आपने पावर 1 प्लस की तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 2। तो ये होता है हमारा ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर निकालने का ये तरीका होता है बेस्ट तरीके का। अच्छा जी। अब आ जाए, हमें अगली बात देखनी है कि अगर केक यूनिट कैसे निकलेगी भाई। अब हमें केट की यूनिट को देखना है साथ में। अच्छा जी, एक और बात, यहाँ पे 2 हो 3 हो तो आपने इस तरीके से क्या करना होता है, ऑर्डर नंबर को निकालना होता है। एक और बात मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है और थर्ड ऑर्डर होता है। यहाँ पे सारी तरतीबें लिखी हुई हैं। ठीक है। कि मिसाल के तौर पर 0 ऑर्डर कब होगा, जब आपका रेट इक्वल के हो जाए। ये के रेट के का बराबर होता है जब आपका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 हो जाती है। हम लास्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसकी यूनिट कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि वो के एक के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, कोई भी एक वैल्यू होगी, एक ही रिएक्टेंट होगा। सेकंड ऑर्डर कब निकलेगा भाई, कि जब आपका ए एंड बी आ जाए। और इसी तरीके से भाई ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर हो, जब जब दो हो। सही है। जब ए बी हो। और अगर थर्ड ऑर्डर निकालना तो आपने बोला कि ए दो ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, या दो बी हो जाए और एक ए हो जाए, तो इसमें आपकी वैल्यू निकल जाएगी। वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखें आपको मालूम हो जाएगा कि ये में क्या है भाई, ये तो 1 हो जाएगी। अच्छा जी, ये 1 कैसे होगा, यहाँ पे तो आप बोलेंगे 2 है। तो ये 1 कैसे हो गया भाई, ये रेट क्या भी एंजाइम या कोई केमिकल एक्टिविटी रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस कर ले, कोई ऐसा एंजाइम आ जाए। और जो आपका रेडियो एक्टिव लाइट्स होती हैं एच वी, ये क्या होते हैं, प्लांक कांस्टेंट की लाइट ऑफ फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। और हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑर्डर 0 हो जाता है। ये कंडीशन है 0 की। अब फर्स्ट ऑर्डर इन सब के हमें यूनिट्स निकालने हैं 0 और फर्स्ट के। और आप बताते जाएंगे कि क्या क्या किसका ऑर्डर नंबर है। ठीक है। एक तो ये था ऑर्डर नंबर निकालने का तरीक़ेकार। मैं अब बता रहा हूँ जो नेक्स्ट तरीक़ेकार है। आपको मालूम है कि आपके पास है, वेरी सिंपल में वे में जाऊँगा यहाँ पे कि मैं यहाँ से लेता हूँ अपना पर्पल कलर। ठीक है। आपको ये मालूम है कि आपका रेट बराबर होता है किसके भाई, के और साथ में होती है कोई भी यूनिट। अब आपको बोला जाता है एक है और मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 कर दी तो आपको मालूम है ये भी, ये हम 0 का निकाल रहे हैं। आपको मालूम है कि आपका आर है वो बराबर हो जाता है। बल्कि एक सिंपल वे में पहले हम निकालते हैं, 0 ऑर्डर का नहीं निकालते वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। सही है, एक ही रिएक्टेंट है। सही है, दो नहीं है, तो इस पे आपको निकालना होगा। तो आपको मालूम है रेट किसके बराबर होता है भाई, मोल। सही है, मोल डी एम क्यू, मोल पर डी एम क्यू। सही है। अब आपने क्या करना है सिंपल वे में
कि ये जो आपका ए है इसको आप नीचे ले जाओगे, सही है। और आपको मालूम है कि आपका इसका जो होता है मोल पर डी एम क्यू डॉट एस, यानी हम यहाँ पे यूं भी लिख सकते हैं इसे। अगर एक मोल एंड मोल पर डी एम क्यू यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। रेट का आपको मालूम है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, मोल पर डी एम क्यू डॉट एस, सही है। क्यूब आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाऊं तो आपको मालूम होगा कि क्या बन जाएगा भाई, कि आपका जो मोल है वो हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ मोल डॉट डी एम क्यू, मैं ऊपर ले गया हूँ, -3 हो जाएगा और माइनस एस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जगह कम पड़ गई है भाई, थोड़ा सा तो यहाँ पे करते हैं, -3 और -1 आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको तो ये सारी चीज़ें क्या है मालूम है, कोई न्यू चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाई अभी। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रेट का लिखूँ डायरेक्ट तो आपको मालूम होगा कि कैसे होगा भाई। के की यूनिट निकालनी है, वेरी सिंपल है, आर अपॉन आपने क्या कर देना है ए की कंसंट्रेशन, ये तरीकेकार है। ठीक है, आगे क्या करना है, आर का मैंने बोला मोल है पर मोल डी एम क्यू है -3 और डॉट एस -1। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आए, नीचे आपको मालूम है कि आपका होता है मोल पर डी एम क्यू। ठीक है, मोल पर डी एम क्यू होता है, जब हम मोल पर डी एम क्यू को ऊपर ले जाएंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, डी एम क्यू माइनस डी एम क्यू आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया, जब ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपली में S-1। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ आपका, ये हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ए पे डिपेंड कर रहा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहते हैं हम। तो आपको ये भी मालूम हो गया ये हमारा कौन सा है भाई, फर्स्ट। अब मैं कहता हूँ कि या तो R = A है, इसको 2 कर दो, या फिर हम यूं कर सकते हैं कि R है और के है। ठीक है, और इसे A कर दिया और यहाँ पे एक B भी लगा दिया, एक और रिएक्टेंट लगा दिया। कंडीशन क्या है भाई, सेम होगी। आपने दोनों में एक ही, दोनों किस पे फॉल करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, दोनों का फॉलेशन किस पे होगी। मैंने बोला मोल होता है मोल -DM³ डॉट -1। मैंने बोला नीचे दो हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रखूंगा मोल, ए की कितने, दो हैं मोल पर, मैंने बोला DMQ को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो -DMQ, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, दो हैं, एक काट दो तो एक बच गया, तो आपका आंसर आएगा मो अच्छा जी, एक और तरीकेकार होता है, अब यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं बताता हूँ। एक एक आपने काट दिया, एक बच गया, आप बोलोगे कि जैसे हम उसको, एस तो था ही था आपके पास, सही है, आपने बोला मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, सही है, जब आप उसको ऊपर ले जाएंगे, एम को भी ऊपर ले जाएंगे, एम आपके पास हो जाएगा मोल 1 - 1 DMQ हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में, और आपके पास डॉट एस बचेगा। अच्छा जी, इस वैल्यू को आपको ये भी मालूम होगी, पूरे को हम एम से शो कर देते हैं, कैपिटल एम मोलैरिटी, जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी -1 डॉट S1 भी तो आप लिख सकते थे, इस तरीके से भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने निकाला है किसके ऊपर, इस बेस के ऊपर। अगर इस बेस पे निकालना है, वेरी सिंपल, आपने क्या रखना है मोल, अब यहाँ पे देखते जाए, ये देखें सेकेंड ऑर्डर का यही आंसर आ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मोल आया आपके पास। अच्छा जी, आपको चाहें तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं एग्जाम में, एंड में, सही है, यूनिट, यूनिट मैंने बोला एंड में लिखना ज़रूरी होता है, या आप ये वाली लिखें, दोनों क्या है सेम है, तो आपके ऊपर है। मोल आया, मैंने आपको हर चीज़ बता दी है वाज़े तौर पे, मोल -DMQ डॉट S1 रखा मैंने। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, नीचे आए तो नीचे देखें, अब क्या मैंने बोला, यहाँ दो हैं, तो मैंने बोला एक आ गया मोल डॉट DMQ मल्टीप्लाई बाय मोल डॉट DMQ
मैंने बोला एक एक, एक तो कट गया, एक बाकी रह गया, तो आपने बोला इसका आंसर आ जाएगा m। बिल्कुल वही सेम चीज, -1 dm³ क्योंकि पॉजिटिव हो गया ऊपर जाके, (s−1). मैंने बोला आके लिखते हैं आप इसको m-1 (s−1). सिंपल वे में हो गया। अब अगले पे आओ, थर्ड ऑर्डर पे आओ। सेकंड ऑर्डर निकल गया, फर्स्ट ऑर्डर निकल गया, थर्ड ऑर्डर निकल गया। वेरी सिंपल है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपने सिंपल वे में लिख देना है भाई, हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा m.s1। कैसे भाई, जब दोनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे के आर, भाई यहाँ पे कोई है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए R = K है, सही है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं दी हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो R की यूनिट है वही K की यूनिट है। तो उसका मतलब क्या हुआ, R की यूनिट क्या निकाली थी हमने, मोल पर dmq.s1। तो मैंने बोला मोल पर dmq को हम किससे लिख सकते हैं, m से भी तो शो कर सकते हैं, तो m से शो कर दिया। s1 किसका है, R का ही तो है भाई, dm3, मोल पर dmq.s टाइम के मुताबिक। तो इस तरीके से क्या आ गया, आपका पूरा आंसर आ गया। अब आ जाए थर्ड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर आपने क्या करना है, खुद ही से निकालना है भाई। थर्ड ऑर्डर की कंडीशन है भाई, के आ गया आपके पास, आप ए को डबल कर दो या बी को डबल कर दो, दोनों ए को डबल किया और आपका बी सिंगल रखा, और सर सामने निकालना है, दोनों को नीचे ले जाके एक कट जाएगा। आपका आंसर जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर सॉल्व करना है। आपका जो आंसर आएगा आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास आएगा यहाँ पे एम, ठीक है, डॉट, अच्छा एस, एक मिनट रेजर दो, बहुत दूर दूर लिख दिया भाई, 2.s-1 लिख लोगे। कैसे निकाला, वेरी सिंपल वे में है हर चीज़। इस तरीके से आपका क्या निकलता है भाई ओवरऑल, यहाँ पे भी देख सकते हो रिएक्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, और आपने निकालना होता है। आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है तो आपने क्या, रेडियो यूनिट और रेट कांस्टेंट निकालो, आप निकाल लोगे। वेरी रेट लॉ के मुताबिक आपने इक्वेशन पुट करी, सही है। R = K = SO2 Cl2 रखा आपने, आपका ये तो हो गया रेट कांस्टेंट। फिर आपको बोला सर यूनिट निकालो, यूनिट निकालने का कोई मुश्किल ही नहीं। अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंशाल्लाह फिर तक आपका ये चैप्टर भी एंडिंग पर आ जाएगा। कोलिजन होगी, कोलिजन के बाद एक दो बातें और होंगी और आपका चैप्टर मैं एंड कर दूंगा। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के ऊपर मैंने पहले भी बोला भाई, आपको एंजाइम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एंजाइम आपने नहीं देखा होगा हमारा लेक्चर बायो का, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, तो थोड़ा सा बायो को आपने टच देना होगा हाल में। अब यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहीं से देखेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर क्या है भाई, रेट, भाई अगर कोई ज़्यादा ठीक होगा तो जाहिर सी बात है जिसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, वो रेट, मिसाल एक रिएक्शन है जिसको टूटना है दो हिस्सों में, सही है, तो आपको मालूम है दो हिस्सों में अगर किसी चीज़ को टूटना है, बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो क्या, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है तो उसका मतलब क्या है, वो देर से टूटेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड करता है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, टाइम टेकन वाला होगा, टाइम लेगा। अब मिसाल के तौर पे एक केमिकल है जिसको ऑक्साइड होना है, और वो क्या कहता है भाई कि यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम ऑक्साइड कम्प्लीटली फास्टर देन आयरन, आयरन टाइम लेगा ऑक्साइड होने में और सोडियम जल्दी हो जाएगा, तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सोडियम का कम होगा और आयरन का ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जनरल सप्लाई आयोनिक बॉन्ड, मैंने अभी उसकी एग्जांपल दी, तो आपको इसी तरह से चलना होगा। आगे आ जाए नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद आता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। भाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट किल्लत होती है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी भाई उतना टाइम लेगा प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, सही है। जितना जितना जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है ए एंड बी की, मिसाल हम डबल कर दें ए को, तो जाहिर सी बात है भी कोलिजन भी जो है पर टाइम वो डबल हो जाएगी। जब कोलिजन डबल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर रेट लॉ में भी क्या होगा, अफेक्ट आएगा। मिसाल यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन और वन और मोर रिएक्टेंट। मैंने बोला रेट सही है, वैसे ही मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया कि अगर हम ए को डबल कर देंगे आपका रेट और टाइम भी उतना ही बढ़ जाएगा, सही हो गया, कम होने के बजाय। सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है भाई, एक है आपके पास हनी, एक है वाटर, एक है पेट्रोल। अब आप खुद बताएं कि एक है जिसको कम्प्लीटली कन्वर्ट होने तो कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अगर सॉलिड इंपॉर्टेंट फॉर हाँ रेट ऑफ रिएक्शन, सही है, कैन सरफेस एरिया द मोर पॉसिबिलिटी रिएक्टेंट पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी सिंपल वे में यहाँ पे लिखी हुई है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कहानी। अब आ जाए रेडिएशन, रेडिएशन के ऊपर मैंने बोला कि जीरो ऑर्डर पर डिपेंडेंट करता है, अगर कोई जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन उतना ही जल्दी फास्ट हो जाएगा, सही है। रेडिएशन क्योंकि आपने
को एंजाइम डाल दिया। मैंने बोला एंजाइम क्या है भाई, आपको मैंने बोल दिया कि एंजाइम को मैं आपको समझा चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर भी, आपने यहाँ से भी समझ लेना है। लेकिन यहाँ पे रिपीटिंग करूंगा एंजाइम क्या करता है, आपने पुराने केमिस्ट्री के लेक्चर को भी देख सकते हैं हमारे। और अगर वो नहीं देखने तो अगर बहुत ही अच्छे से एंजाइम को समझना है तो वो हमने समझाया हुआ है हमारे बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई गई है। टेम्परेचर का भी डिपेंड करता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है भाई अगर हम 10% टेम्परेचर को सेल्सियस में इंक्रीज कर दें। तो टेम्परेचर का भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये किस तरह से प्ले करता है भाई, कोलेजन इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। हमने सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड के अंदर पढ़ा हुआ था टेम्परेचर के ऊपर, पूरी कहानी हमने अच्छे से बताई थी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही फिर कोलिजन बढ़ जाएगी। जब कोलिजन बढ़ेगी टकराव बढ़ेगा, जब टकराव बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, पी विद एनआरटी हमने पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ पढ़ा था, प्रेशर के ऊपर पढ़ा था। तो हमने क्या है काइनेटिक एनर्जी की पूरी हमने गैस के ऊपर बात की भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा मैं। कोलिजन थ्योरी है हमारे आगे, सही है, कोलिजन थ्योरी को बहुत अच्छे से हम देखेंगे, सही है। कैटलिस्ट को मैं पहले समझाऊंगा, जब आप कैटलिस्ट समझ जाएंगे तो आपको कोलिजन थ्योरी समझ में आ जाएगी। लेकिन कैटलिस्ट को समझने मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रखूंगा, क्योंकि आपने क्या करनी है, पहले एंजाइम को समझना है। आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपने आने से पहले एंजाइम को देखना है। जब एंजाइम समझे, कैटलिस्ट और कोलिजन एक साथ निपटाएंगे। और जब हमारा कैटलिस्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये दो टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन अल्लाह हाफिज़।